हेलो बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और अपने आप में आप बेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है वैसे एग्जाम में, है ना। मतलब और सबसे पहले भी जो पेपर है वो मैथमेटिक्स का है, तो ऑब्वियसली या तो आपकी पेपर की शुरुआत खराब होने वाली है या अच्छी होने वाली है। अगर तुम लोगों ने मैथ अच्छी कर ली है तो तुम्हारे पेपर की शुरुआत अच्छी होगी और आगे के जो पेपर है वो भी अच्छे जाएंगे। तो अब हमारे पास टाइम आ गया है कि हम चीज़ों को एकदम शॉर्ट वे में पढ़ें। ज़्यादा चीज़ों के ऊपर हम जैसे कोई बच्चा अगर ज़्यादा बुक्स सोल्व कर रहा है तो ज़्यादा बुक्स हम सोल्व ना करें। हम कोई भी बुक पकड़े, लाइक मतलब एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी तो करनी है सोल्व। अगर हम आर डी शर्मा भी पकड़े तो हमारा काम हो जाएगा। तो ज़्यादा सोर्सेज नहीं यूज़ करने हैं, मिनिमम सोर्सेज यूज़ करने हैं और सीखना हमको ज़्यादा से ज़्यादा है ना। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मतलब जैसे अगर तुम किसी कोचिंग को भी ज्वाइन कर रहे हो या किसी कोचिंग को नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो पीवाईक्यू तुम लगा सकते हो। पीवाईक्यू की सीरीज हमने लगा रखी है, यूट्यूब पे हम चला रहे हैं। यूट्यूब पे मैं पीवाईक्यू की सीरीज लाए जा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन करवाए जा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू, जैसे मैं देखता हूँ बच्चों के एमसीक्यू सही नहीं हो पाते हैं। मतलब अगर तुमको 80 आउट ऑफ 80 लाना है तो यार मैं बच्चों को बस यही बोलता हूँ कि तुम एमसीक्यू तो एटलीस्ट सारे के सारे सही करो। क्योंकि एक अगर तुमने एक एमसीक्यू भी गलत कर दिया तो तुम्हारा एक नंबर तो वैसे चला गया। तो एमसीक्यू के ऊपर भी उतना ही फोकस करना है जितना तुम बाकी क्वेश्चंस के ऊपर करते हो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम चैप्टर नंबर 1 है। ऐसे में हर चैप्टर की एक वन शॉट वीडियो लाता रहूंगा। ये पहले चैप्टर की वन शॉट वीडियो है और इस वीडियो के बाहर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिखेगा पेपर में तो वो क्वेश्चन यहीं से आपके बनने वाला है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जितने कॉन्सेप्ट भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलो पहले शुरू करते हैं हम डेफिनेशन से। रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब हमारे पास रेशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल भी होंगे। उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा उनको ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो चलो यहां से हम देखते हैं कि रेशनल नंबर जो होता है हमारे पास, है ना। रेशनल नंबर जो होता है उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। p बाई क्यू में वह है q इज नॉन जीरो, p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें होती है कि हम जैसे मैंने 2/4 लिखा है ना। तो कोई बच्चा बोलेगा सर 2/4 p बाई क्यू की फॉर्म में तो ये भी रेशनल नंबर है ना। इसको कट कर दें हम 2 से तो 1/2 बनेगा, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है, उसमें समझ में नहीं आता। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपल सा है कि अगर तुम p बाई क्यू की फॉर्म लिख रहे हो तो q इज नॉन जीरो, q नॉन जीरो होना चाहिए और p q इंटीजर्स होने चाहिए और p q का जो HCF होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। मतलब दोनों के दोनों जो p और q है वो को प्राइम होना चाहिए। तो कुछ जैसे कुछ टीचर्स जो होते हैं डेफिनेशन ये वाली लिखवा देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन लिखवा देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। इसको हम लीस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर ही बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये लीस्ट फॉर्म में कट करते हुए हम जाते हैं ना। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर 3/6 हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है क्या। तो 3/6 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे भले HCF दोनों का 3 आ रहा है ना, 3 और 6 का HCF 3 है। तो कुछ बच्चे अब जैसे जिसने सिर्फ ये डेफिनेशन पढ़ी है रेशनल नंबर की तो वो तो बोल देगा कि नहीं रेशनल नंबर नहीं है, यहाँ पे HCF 1 नहीं आ रहा। लेकिन ये रेशनल नंबर है, बस ये रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनको लिस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2, है ना। अब 1 और 2 का HCF कितना होता है, 1 होता है। तो जब तुम लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे उस नंबर को तो उसका HCF हमेशा ही 1 आएगा। उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे p बाई क्यू की फॉर्म में तो होता ही है रेशनल नंबर। अब डेसिमल नंबर में भी हो सकते हैं, जैसे 2.16, 2.23.09, है ना, 23.09, है ना। ये सब ये भी तो रेशनल नंबर ही होते हैं ना। अब इसमें किस टाइप के नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं डेसिमल में। डेसिमल नंबर में हमारे पास दो टाइप के नंबर हम पढ़ते हैं।
सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग, है ना, टर्मिनेटिंग नंबर। अब टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना 23.09, मतलब जो टर्मिनेट हो जाए, जिसका जो डेसिमल नंबर है 29.096125, मतलब कुछ एक जगह जाके टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, उस नंबर को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो टर्मिनेट ना हो, मतलब बिल्कुल चलते रहे चलते रहे चलते रहे, जैसे 29.0961252105 ऐसे चलते रहे, इनफाइनाइट तक चलते रहे चलते रहे चलते रहे, ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, 0.666। अब यहाँ पे दो टाइप के नंबर हो सकते हैं, हो सकता है कहीं पे पैटर्न बन रहा हो, है ना, जैसे यहाँ पे 29.016 016 016 ऐसे रिपीट होते जाते हैं, है ना, नंबर्स को रिपीट होते जाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिमिलर फॉर्म में 29 पॉइंट, और जो रिपीट होते हैं नंबर उनको हम लिख देते हैं 016, और जो रिपीट होते हैं उनके ऊपर बार लगा देते हैं। इसको लिखने का तरीका है ये, ठीक है। और जिनमें नंबर रिपीट नहीं हो रहे, जैसे यहाँ पे कोई बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, हर अलग अलग आ रहा है, तो ऐसे नंबर भी हो सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। तो टर्मिनेटिंग में तो डेसिमल जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल टर्मिनेट नहीं होगा, और वहां पे हमारे पास दो टाइप के होंगे। कौन कौन से होंगे? पहला तो होगा वो जिसमें कोई पैटर्न बन रहा होगा, और दूसरा होगा वो जिसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा होगा, बिना पैटर्न वाला होगा, वो सिंपल। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो आती है रेशनल नंबर की, कि हमारे पास, अच्छा यहाँ पे देखो नॉन टर्मिनेटिंग में दो हो गया ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, जिसमें रिपीट हो रहे हैं बार बार, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिखा था 29.016 ऐसे। हो सकता है कि पूरा डेसिमल पार्ट रिपीट ना हो, कुछ नंबर रिपीट हो, जैसे 0161616, है ना। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 29.0, तो रिपीट हो नहीं रहा, रिपीट कौन हो रहा है? 16 हो रहा है, तो 16 के ऊपर बार लगा देंगे, सिंपल। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के नॉन टर्मिनेटिंग, दो टाइप के हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इन दोनों को मिला के रेशनल नंबर बनते हैं। मतलब जो टर्मिनेटिंग होंगे वो भी रेशनल होंगे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे वो भी रेशनल नंबर होंगे। और बाकी जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, जिसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल पार्ट में, वो कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल पाई हो गया, ई हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, ठीक है। अब देखो बात आती है हाउ टू फाइंड अ नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। कैसे पता करें कि कोई नंबर जो है टर्मिनेटिंग है या नहीं है? तो सिंपल सा है, हमारे पास हमको क्या चेक करना है कि हमारे पास मान लो कोई नंबर दिया है ना, 2/10 एक नंबर है लेट्स सपोज, और एक नंबर है हमारे पास 5/3। तो हम जब भी रेशनल नंबर लिखते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, तो p बाई क्यू में q नॉन जीरो होता है। तो हमको जस्ट चेक करना है कि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर q, वो कुछ इस टाइप का हो, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n टाइप का, ठीक है, वेर m n बिलोंग्स टू वोल नंबर। m और n वोल नंबर हो सकते हैं। वोल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5, वो जो नंबर होते हैं वो उनको हम वोल नंबर बोलते हैं। तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का हो, तो ऐसे नंबर हमारे पास क्या बनते हैं? टर्मिनेटिंग बनते हैं। क्या बनते हैं? टर्मिनेटिंग बनते हैं। जैसे यहाँ पे 2/10 है, तो q यहाँ पे 10 है, तो 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 1 5 की पावर 1। तो यहाँ पे m 1 है और n भी 1 है, तो इसको हमने 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप से लिख दिया। इसका मतलब ये जो नंबर है ये हमारा टर्मिनेटिंग है।
जबकि ये जो नंबर है इसका डिनोमिनेटर 3 है। अब 3 को हम 2 की पावर है और 3 की पावर में तो लिख नहीं सकते। इसका मतलब ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा। रेशनल नंबर तो है पर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आएगा, क्योंकि रेशनल नंबर है पी की फॉर्म में, प्योर क्यू इंटीजर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। तो हमको कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है रेशनल नंबर, ये चेक करने के लिए हमको डिनोमिनेटर चेक करना होता है। सिंपली उसको देख लो कि वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का है क्या, है ना। तो यहाँ से एक MCQ ऐसे भी बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, सिंपल है ना। तो हमको चेक करना है कि जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का होगा वो हमारा कौन सा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, रेशनल नंबर है तो, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास रियल नंबर का, वो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है HCF और LCM का, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम HCF और LCM में आती है, यहाँ तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस बना देते हैं वो, अ, कोई नंबर है जिसको डिवाइड कर रहा है और इतना इतना रिमाइंडर आ रहा है, तो बताओ इनका LCM कितना होगा, बताओ उनका HCF कितना होगा, या बताओ वो नंबर कौन सा होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे अभी, पर पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं, है ना। तो चलो हम देखते हैं HCF एंड LCM, इनकी फुल फॉर्म तो बताइए। HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कि जो हमारे पास HCF होता है ना, वो HCF अगर हम A और B दो नंबर ले रहे हैं तो HCF A को भी डिवाइड करेगा, B को भी करेगा, और उनके LCM को भी डिवाइड करेगा, है ना। दूसरा है कि अगर LCM की बात करें तो जो दोनों नंबर होते हैं ना, दोनों नंबर होते हैं वो LCM को डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। दोनों नंबर भी LCM को डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो गई है। जो HCF होता है, सबसे पहले दिमाग में रखने वाली बात है कि HCF जो होता है वो दो नंबर होते हैं A और B। तो HCF ऑब्वियसली दोनों से तो छोटा ही होगा, या दोनों में से किसी एक नंबर के बराबर हो सकता है, पर वो भी छोटे नंबर के बराबर होगा, क्योंकि HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर यहाँ पे फैक्टर याद रखना है, फैक्टर इज स्मॉल नंबर, है ना। जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या है, 1 2 3 6। तो 2 और 3 अगर हम लें तो वो तो छोटा ही है 6 से, और 6 ले तो वो इक्वल हो सकता है, पर 6 से बड़ा तो नहीं हो सकता कभी भी फैक्टर। ऐसे ही एलसीएम, एलसीएम में मतलब मल्टीपल। तो अगर 6 का देखेंगे हम तो 6 के मल्टीपल बनेंगे, मतलब 6 12 18 ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो जो छोटे नंबर होते हैं वो बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, सिंपल। तो एचसीएफ होगा वो नंबर को डिवाइड करेगा। अगर दो नंबर लिए हैं, दोनों का एचसीएफ निकाला है तो दोनों को डिवाइड करेगा। तीन लिए हैं, तीन का एचसीएफ निकाला है तो तीनों को डिवाइड करेगा। चार लिए हैं, चार का एचसीएफ निकाला तो चारों को डिवाइड करेगा। ऐसा है ना। और वो उनके एलसीएम को, मतलब अगर तुमने कुछ नंबर्स लिए हैं, उन नंबर्स का एलसीएम जो होगा उसको भी वो एचसीएफ डिवाइड कर रहा होगा। ये समझने वाली बात है कि एचसीएफ सबको डिवाइड करता है, ठीक है। और जो नंबर्स होते हैं वो एलसीएम को डिवाइड करते हैं, है ना। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जो तुम्हारा एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अब देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 54 एंड 60। देखो 54 एंड 60 का हमको निकालना है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना, मतलब जिन बच्चों को नहीं आता है मैंने उनके लिए ऑब्वियसली ये क्वेश्चन डाला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पर अब निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं सीख लो, जिसको नहीं आता है वो सीख लो, देखो है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर लो, उससे डिवाइड हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो उससे बड़ा वाला लो, उससे हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो उससे बड़ा वाला, मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए चलना है बस। तो सबसे छोटा वाला प्राइम नंबर है हमारे पास 2। 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, याद रखना। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 एंड 0, 1 एंड 0 दो नंबर हमारे पास ऐसे हैं जो ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। ये बात हमेशा याद रखनी है, ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। 0 और 1 ना तो प्राइम है और ना ही कॉम्पोजिट है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट।
ऑल्सो ना, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 7 बार चला गया। फिर अब 2 से तो होगा नहीं 27, 3 से हो जाएगा, तो 3 से कर दिया, 9 टाइम्स हो जाएगा। 9 को 3 से कर देंगे 3 टाइम्स, फिर 3 को 3 से कर देंगे 1 टाइम्स। तो मतलब 54 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 1। ये 1 भी यहाँ पे लिख दिया करो साथ में, क्योंकि HCF जब हम निकालते हैं तो कुछ कॉमन ना आता तो 1 तो कम से कम कॉमन आए, है ना। चलो 50 ऐसे 60 का भी कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। 2 से डिवाइड किया 30 आ गया, 2 से डिवाइड किया 15 आ गया, अब 3 से किया 5 आ गया, 5 से किया 1 आ गया। तो 60 को हम लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना कि एक के नीचे एक लिखना है ताकि हमको क्या करे, कुछ जो भी कॉमन आता है वो दिखे, है ना। तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, सॉरी 3 टू द पावर 1, है ना। 3 टू द पावर 1 इंटू 5 इंटू 1। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो HCF, तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ 2 है, 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, मतलब 2 की पावर 1 दोनों में कॉमन है, इनटू यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 1 है, 1 है। तो कितना हो गया आंसर हमारा, 6 हो गया, मतलब HCF हमारा 6 आ गया। मतलब HCF के लिए छोटी पावर्स देखनी है सिंपली, HCF के लिए छोटी पावर्स देखनी है और LCM के लिए बड़ी पावर्स देखनी है। अब जैसे यहाँ पे हम LCM निकालेंगे इनका, तो LCM में बड़ी पावर्स देखेंगे, जैसे यहाँ 2 है ना, 2 में बड़ी पावर कितनी है, 2 है, मतलब 2 की पावर 2। यहाँ पे 3 है, 3 की पावर कितनी है, ज्यादा वाली बड़ी वाली 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 आ जाएगा। 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ अगर हम 5 नहीं है इसका मतलब 5 की पावर 0 है, यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं है मतलब वहां पे 5 की पावर 0 है ना, मल्टीप्लिकेशन में। तो बड़ी पावर कितनी है, 1 है, तो 5 की पावर 1 इंटू 1, तो 1 है ही, तो हमारे पास एलसीएम कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, 45 2 जा 19, 180 हो जाएगा ये। तो मतलब हमारा एलसीएम कितना हो गया, 180 हो गया। वन एटी हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ पे 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 कितना बन जाएगा, 27 है ना, 27 बन जाएगा ये हमारे पास, 27 बनेगा। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 540, ठीक है, मतलब 540 हमारे पास आंसर आ जाएगा, मतलब एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए लीस्ट पावर्स को लेनी है और एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर्स को लेनी है बस, और मल्टीप्लाई कर देना है, इतना सा सिंपल सा मामला है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा एचसीएफ के लिए क्या लेना है, एचसीएफ के लिए लीस्ट पावर्स लेनी है, लीस्ट पावर वाले लेने हैं, है ना, लीस्ट पावर वाले। और एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर वाले, देखो सबसे उल्टा है ना दोनों में, यहाँ एच है पर यहाँ लीस्ट लेना है, और यहाँ एल है तो यहाँ हाईएस्ट लेना है, दोनों का उल्टा देखना है, बस दिमाग लगाना है इतने सा, ठीक है। आगे बढ़े, बड़े आगे, ये समझ में आ गया हो तो बड़े आगे बताओ, अरे बताओ बताओ बड़े आगे, बड़े, ठीक है। देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 15870 and their HCF is 23, फाइंड देयर एलसीएम। अच्छा देखो प्रोडक्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा, हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया है 15870, HCF हमको दिया है 23 और LCM हमको निकालने के लिए बोला है, तो LCM निकल के आ जाएगा कितना, 15870 अपॉन 23। तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम 15870 को 23 से
डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 690। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 690 हो जाएगा। ठीक है, मैंने तो भाई आंसर लिखे हुए हैं तो ताकि मैं अपनी वीडियो को थोड़ा फास्ट बना सकूं, इसलिए आप इसको डिवाइड करके देखना 23 से। ठीक है, 23 की टेबल आपको आनी चाहिए डिवाइड करने के लिए, नहीं आती है तो फिर वही है कि थोड़ा टाइम लग सकता है कैलकुलेशन में, है ना। मतलब जिनको टेबल आती है वो फटाक से कर देंगे, और जिनको नहीं आती है वो ऐसे पूरा टेबल लिखेंगे 23 का, फिर डिवाइड करेंगे, है ना, तो टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है, तो इसलिए टेबल याद होनी चाहिए 23 की। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज द एचसीएफ एंड 110 एज एलसीएम। क्या कोई दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका एचसीएफ तो 18 आए और उनका एलसीएम 110 आए, है ना। तो हमको अभी अभी हमने देखा कि एचसीएफ जो होता है वो दोनों नंबर को डिवाइड करता है, उनके एलसीएम को भी करता है। तो मतलब अगर 18 जो है वो 110 को डिवाइड कर दे तो ऐसा पॉसिबल है, और अगर नहीं करता है नहीं पॉसिबल है। तो 18 की टेबल में 110 नहीं आता, हमको पता है, तो नॉट पॉसिबल, है ना। एज 18 डज नॉट डिवाइड 110। भाई 18 110 को डिवाइड नहीं करता, एलसीएम को डिवाइड नहीं कर रहा ना, तो एचसीएफ 18 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर with which when we divide 37 and 53 leaves the respective remainders of 2 and 3। देखो कौन सा, अब देखो जब भी क्वेश्चन ऐसा है ग्रेटेस्ट नंबर पूछा हो तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमेशा एचसीएफ निकालो, है ना, एचसीएफ निकालो। तो 37, अब देखना ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। बोला है कि 37 को डिवाइड करूंगा मैं और 58 को डिवाइड करूंगा। तो जब 37 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मेरे पास 2 आना चाहिए, और जब 58 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मेरे पास 3 आना चाहिए। तो रिमाइंडर कब बचता है, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 15 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ, तो 4 की टेबल में जितनी बार बोलूंगा जो 4 का मल्टीपल होगा उससे जो जितना आगे बढ़ रहा होगा, जितना आगे बढ़ रहा होगा वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है, वही हमारा रिमाइंडर होता है। जैसे मान लो यहाँ पे 15 है, 4 की टेबल बोल दूंगा मैं 3 टाइम्स, 12 आ जाएगा, 12 से कितना आगे, 3 आगे, तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, 3 होगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमको निकालना है कि हम 37 और 58 को डिवाइड करें और रिमाइंडर 2 और 3 है। तो रिमाइंडर कब बचेगा, जब 37 दो आगे होगा, दो आगे, है ना। तो -2 करके मैं 35 निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे डिवाइड किसको करना है, 35 को करना है। मेरा 35 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा भाई, है ना। 35 तक मैं पहुंच जाऊंगा तभी मेरा रिमाइंडर 2 बचा होगा। ऐसे ही 55 तक पहुंच जाऊंगा तब जाके मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब इस 35 और 55 का एचसीएफ निकाल लो। तो 35 और 55 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 35 को हम लिखेंगे 5 इंटू 7, और इस 55 को लिखेंगे हम 5 इंटू 11। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 5 हो गया, मतलब हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो है वो 5 है। आसान क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था। इसे बस कॉन्सेप्ट ये लगना था कि आपको रिमाइंडर अगर निकालना है तो रिमाइंडर जो होता है वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, उस एक्स्ट्रा पार्ट को माइनस कर दो तो हमारे पास परफेक्ट डिवाइड होने वाला नंबर आ जाएगा और उनका हम एचसीएफ निकाल देंगे। ऐसे देखो, द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विद विच व्हेन 60 एंड 98 आर डिवाइडेड लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। मतलब 60 को भी डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 3 आएगा, और 98 को भी करोगे तब भी रिमाइंडर 3 आएगा। तो 60 -3 57 करो, और 98 -3 मतलब 95 का। अब 57 और 95 का निकाल लो रिमाइंडर, मतलब सॉरी एचसीएफ, क्योंकि हमको तो वही नंबर चाहिए ना जो 57 को भी एग्जैक्टली डिवाइड करता हो और 95 को भी डिवाइड करता हो और लार्जेस्ट हो।
ग्रेटेस्ट हो, तो ग्रेटेस्ट कौन होता है? HCF होता है। तो बस वो HCF निकाल लो और काम बन जाएगा हमारा। तो देखो 57 और 95, तो 57 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू, नहीं एक सेकेंड, इसको 3 से करेंगे है ना डिवाइड, 57 60 98 है ना। तो 57 को पहले 3 से कर दो, 3 से करेंगे तो 3 वन जा 3, 2 बच जाएगा 97 9 टाइम्स, फिर 19 आ जाएगा 1 टाइम्स। ऐसे 95 को कर दो, 95 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो 5 5 वन जा 5 है ना, और 19 1, तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है यहाँ पे 19 आ रहा है, यहाँ पे भी 19 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। मतलब रिक्वायर्ड नंबर जो है हमारा वो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, अब देखो यार, इसके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विद विच when 38 66 and 80 are divided the remainder remains the same। अब ऐसा क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में हमको क्या नहीं दिया? रिमाइंडर नहीं दिया। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करें? तो देखो यार, कुछ कॉन्सेप्ट मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे नॉर्मल, कि जैसे मान लो कोई नंबर है ना, जैसे मान लो कोई नंबर है हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास ए एक नंबर है और बी एक नंबर है। तो मान लो 2 ए को डिवाइड कर रहा है और 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो जो 2 होगा ना वो ए प्लस बी को भी करेगा। 2 जो है ए प्लस बी को भी डिवाइड करेगा, और 2 जो है वो इन दोनों के डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करेंगे ना, उसको भी डिवाइड करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, है ना। जैसे मान लो, अगर तुम लोगों को ए और बी में समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मान लो 2 डिवाइड करता है 4 को, ठीक है, 2 डिवाइड करता है 8 को, तो 2 जो है इन दोनों के सम को डिवाइड करेगा, मतलब 8 प्लस 4 12 को भी डिवाइड करेगा, करता है ना भाई। ऐसे 2 जो है इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, मतलब 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 इज 4, 2 4 को भी डिवाइड करता है ना, करता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि रिमाइंडर तो हमको दिया हुआ नहीं है, तो मान लो कि रिमाइंडर कुछ भी हो यार, हमको क्या है ना, रिमाइंडर कुछ भी हो। तो मान लेते हैं कुछ के है, तो हम क्या करते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट कि कोई भी नंबर जो है दिया है, रिमाइंडर कब आता है? जब वो नंबर उससे आगे निकल रहा होगा, मतलब जहां तक डिवाइड हो रहा है उससे जस्ट आगे निकल रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं के हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा के है। तो जो नंबर बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे? 38 माइनस के बनेंगे, 66 माइनस के, और 80 माइनस के। ठीक है, अब हम के में तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते भाई, है ना, के में तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इस के को हटाने की कोशिश करेंगे। अब के का साइन हर जगह माइनस में है, के का जगह हर जगह माइनस है, तो हटाने के लिए क्या करें, दोनों को माइनस कर दें। कोई भी दो नंबर पकड़ो, माइनस कर दो। पहले इन दोनों को पकड़ो, 66 माइनस के और 38 माइनस के, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 66 माइनस 38, तो के से के तो कट जाएगा ना भाई, माइनस के में से माइनस के माइनस करेंगे, जिस नंबर में से उसी को माइनस करते तो जीरो आता है, तो कैसे के कट जाएगा, 66 माइनस 38 कर दो, तो 66 माइनस 38 करने पे क्या बनेगा, 28 बनेगा। ठीक है, ऐसे अब 66 और 80 को पकड़ लो, 66 और 80 को पकड़ लो, दोनों को माइनस कर दो, तो कितना बनेगा, 66 प्लस 4 करते हैं 70, 10 करते हैं 80, तो 14 बनेगा। अब 80 माइनस 38 करो,
तो 44 बनेगा, 42 बनेगा। बात बन गई। अब हमारे पास 3 नंबर ऐसे आ गए भाई, क्योंकि अभी तो बोला मैंने कि कोई नंबर अगर किन्हीं नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करता है, उनके सम को भी डिवाइड करता है। तो डिफरेंस को डिवाइड करेगा, है ना। तो इनको डिवाइड करने वाला हाईएस्ट नंबर देख लो, 14 आ जाएगा। 14 2 जा 28, 14 4 जा 42। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 14 वो नंबर होगा लार्जेस्ट। तो यहाँ पे बस इतना सा यूज करना था इस कॉन्सेप्ट का कि कोई नंबर किन्हीं दो नंबर को डिवाइड करता है तो वो उसके सम को भी डिवाइड करता है और उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करता है। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भाई, देखो सिंपल सी बात है, आ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What is the least possible number which when divided by 24, 32 and 42 in each case it leaves the remainder 5? और जब भी लीस्ट नंबर की बात आती है ना, लीस्ट नंबर की, तो लीस्ट नंबर में हमेशा हमको एलसीएम निकालना होता है, लीस्ट पॉसिबल नंबर। मतलब जिसको हम 24 से डिवाइड करें, 32 से करें और 42 से करें, तो हर केस में रिमाइंडर 5 है। तो ऐसा करने के लिए मतलब अगर तुम मान लो ए बी और सी और डी, जितने भी नंबर लेने मर्जी पड़े जितने ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी डी 4 नंबर है। मान लो मुझे डिवाइड करना है इसको कैसे, है ना, कैसे डिवाइड करना है और रिमाइंडर हर केस में आर आता है। तो मेरे को क्या करना है, एलसीएम ऑफ ए बी सी डी लेना है और उसमें ये जो रिमाइंडर आएगा आर, इसको माइनस सॉरी प्लस कर देना है ना। ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स है और हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको हम उन नंबर्स से डिवाइड करें और रिमाइंडर हर केस में सेम आए, तो हम उन नंबर्स का एलसीएम निकाल लेते हैं और उस रिमाइंडर को उसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 24, 32 और 42 इनका निकालते हैं। तो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 12, 16, 21 फिर 2 से कर देते हैं, तो 6, 8, 21 फिर 2 से कर देते हैं, तो 3, 4, 21 फिर 2 से कर देते हैं, 3, 2, 21 फिर 2 से कर दो, 3, 1, 21 अब 3 से कर दो, 1, 1, 21 7 टाइम्स में, फिर 3 से कर दो, सॉरी 7 से कर दो, है ना। तो 1, 1, 1 ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। तो हमारे पास एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 बनेगा 32 इंटू 3 इंटू 7। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इंटू 7, 9 6 जा 42, 9 7 जा 7 9 जा 63, 63, 64, 67। तो 672 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, प्लस आर हमको करना है, प्लस आर। आर कितना दिया है उसने, 5 दिया है कि रिमाइंडर 5 आना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 677। बात समझ में आएगी नहीं, मतलब हमको क्या दिया था, कुछ नंबर्स दिए थे, ऐसा कौन सा नंबर होगा जिनको हम उन नंबर से
डिवाइड करें और रिमाइंडर हर केस में 5 आए, तो ऐसे में हम क्या करना है कि रिमाइंडर हर केस में 5 आए तो हम जो नंबर दिए हैं उनका एलसीएम निकालो सिंपल सा और उस नंबर को उसमें ऐड कर दो। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the least number which when divided by 8 12 16 leaves 3 as a remainder in each case but when divided by 7 leaves no remainder। देखो क्या बोला है कि 8 12 और 16 से अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए, पर अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं 8 12 और 16 का एलसीएम। तो सिंपल है, तो 48 आ जाएगा, मतलब 48 आ जाएगा, है ना। अब क्योंकि 7 से डिवाइड करना है तो मतलब जो भी एलसीएम आएगा, पहली बात तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो 40 के मल्टीपल होंगे और उसमें 3 ऐड हो रहा होगा, है ना, तभी तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो 48 का मल्टीपल होगा और 3 का रिमाइंडर आना चाहिए और प्लस वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब k की वैल्यूज लेते चलो और ऐसा कौन सा नंबर बनता है वो देख लो। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो नंबर बनेगा हमारे पास वो बन जाएगा 147, मतलब k की वैल्यूज लेते चलो ना तो 147 हमारे पास नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास बन सकता है। वो दे देगा कि हमारे पास 3-4 नंबर दिए हुए हैं और उनको एक नंबर ऐसा होगा जिनको हम उन नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर तो 3 आना चाहिए, लेकिन फिर एक और नंबर देगा कि भाई साहब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए, कोई रिमाइंडर, मतलब वो 7 से डिविजिबल होने चाहिए, मतलब 7 का मल्टीपल होना चाहिए कुल मिला के। तो सबसे छोटा नंबर देखना था हमको, 147 आएगा नंबर। ठीक है, k की वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हुए चलना है। जैसे मान लो k की वैल्यू 1 पुट करी, है ना, तो k की वैल्यू 1 पुट करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 48 प्लस मतलब 51/7। तो 51 से 51 तो डिविजिबल नहीं है ना। फिर k इज इक्वल टू 2 ले लो, k इज इक्वल टू 3 ले लो। ठीक है, k इज इक्वल टू 2 के लिए भी नहीं आएगा, 3 के लिए हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा आंसर होगा। अब देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, पर अब उस क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर which when divided by 18 35 and 42 leaves remainder 2 19 26। तो ऐसे केस में सबसे पहले हमको क्या करना है, एक काम ये करना है, इन नंबर्स का ना डिफरेंस देख लेना है, नंबर्स का डिफरेंस देख लेना है, नंबर्स का डिफरेंस देख लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर्स का डिफरेंस जो है, जैसे यहाँ पे 18 है तो 18 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, मतलब 2, तो यहाँ पे डिफरेंस 16 है। 35 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 19 आना चाहिए, यहाँ पे भी डिफरेंस 16 है। ठीक है, ऐसे ही 42 से करेंगे तो भी रिमाइंडर 16 आना चाहिए, सॉरी 26 आना चाहिए, डिफरेंस 16 है। मतलब डिफरेंस एक कांस्टेंट नंबर है हर जगह। तो ऐसे केस में भी हमको क्या करना होता है, 18 35 और 42 मतलब जो नंबर दिए हुए हैं उनका एलसीएम निकालो, और जहां हमने पहले क्वेश्चन किया था तुम लोगों को पता हो तो, ये वाला, यहाँ पे हम रिमाइंडर को ऐड कर रहे थे, अगर सेम रिमाइंडर आता है तो सेम रिमाइंडर आता है तो ऐड करते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस सेम आता है तो उसको माइनस करते हैं। तो इन सब का एलसीएम निकालो और उसमें से माइनस कर दो 16, यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो इन सब का एलसीएम आ जाएगा 630 और माइनस 16 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 640।
14। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 6 5 6 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 4 5। ये मैं तुम लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर तुम देना, है ना। सेम क्वेश्चन है, मैंने तुम लोगों के लिए ही ये डाला था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हर जगह रिमाइंडर सॉरी जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 आ रहा है, मतलब उस 1 को माइनस करेंगे 2 3 4 5 6 का एलसीएम निकाल के। तो इसका जरूर यार, मतलब मैं चाहता हूँ कि दिल से चाहता हूँ कि तुम लोग इसका आंसर कमेंट में दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देयर इज अ लार्ज रूम, एक लार्ज रूम है, साइज ऑफ 24 एंड 32, है ना, 24 इंटू 32 का। द फ्लोर ऑफ द रूम इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स वहां पे लगानी है, इज द सेम। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना होता है। तो 24 और 32, है ना, 24 और 32 का एचसीएफ कितना होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 24 और 32 का 6 हो जाएगा। तो मतलब जो टाइल्स होगी उसकी जो मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है ना। देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स, तो इसका जो एरिया होगा उसको टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर दो। इसका एरिया, रूम का एरिया हो जाएगा 24 इंटू 32, और टाइल का एरिया कितना हो जाएगा 6 इंटू 6। तो 6 चौक 24, अच्छा सॉरी 6 नहीं बने, तो 6 नहीं बनेगा। हाँ 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 हाँ, निकाल के देख लेते हैं। 24 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। और 32 को लिखेंगे, ये तो 24 को लिखा है मैंने, 32 को लिखेंगे 2 टू द पावर 5, ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 24 इंटू 32, ये तो हमारे पास फ्लोर का एरिया हो जाएगा। और जो टाइल होगी, टाइल का एरिया कितना हो जाएगा 8 इंटू 8, 8 3 जार 24, 8 4 जार 32। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4 3 जार 12 टाइल्स हमारे पास चाहेंगी, मतलब, है ना। जो फ्लोर है उसका एरिया लो, एक टाइल का एरिया लो और उससे डिवाइड कर दो, तो हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी, ठीक है। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, प्रूव दैट रूट थ्री प्लस थ्री is an irrational number, root 3 is an irrational number, root 5 is an irrational number, root p is irrational number where p is prime number। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं 2 नंबर में, जैसे क्वेश्चन आ जाता है, बताओ गिवन दैट रूट 3 इज irrational नंबर, देन प्रूव दैट रूट 3 प्लस 2 इज irrational नंबर। ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं, ठीक है। अगर तूने पढ़ा होगा तो तुझे पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पता होगा, और नहीं पता है तो वीडियो लेक्चर देखना, पूरा पता लगेगा। देखो, सबसे पहले इरेशनल नंबर की डेफिनेशन, डेफिनेशन हमने देख ही ली। वो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हमारे पास क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। सम ऑफ इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है रूट 2 इज इरेशनल, माइनस रूट 2 इज इरेशनल, पर दोनों का सम 0 आ रहा है, विच इज नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल, दो नंबर लिया मैंने, रूट 2 इंटू रूट 2 जो कि 2 हो जाएगा, जो कि इरेशनल नंबर नहीं है। तो 2 नंबर हमारे पास है तो उनका प्रोडक्ट भी इरेशनल हो ऐसा जरूरी नहीं है। रेसिप्रोकल भी इरेशनल का इरेशनल होता है, रेसिप्रोकल, ठीक है। जैसे रूट 2 है तो रूट 2 का रेसिप्रोकल ले लिया 1/√2, ये भी क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, जैसे मान लो मैंने 2 ले लिया प्लस रूट 3 ले लिया, है ना। तो रेशनल और इरेशनल का सम क्या होता है, सम और डिफरेंस भी ले सकते हैं, 2 माइनस रूट 3, तो वो भी क्या होता है, इरेशनल होता है।
प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, मतलब 2 × √3 ले लिया, ये इरेशनल बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे नॉन जीरो की बात नहीं करते, मान लो जीरो कर देते, तो 0 × √3 जीरो आ गया ना। इसलिए यहाँ पे नॉन जीरो की बात करिए, क्योंकि अगर जीरो नॉन जीरो की बात नहीं करते तो जीरो में एक ऐसा केस बन जा रहा था कि रेशनल नंबर और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या बन जा रहा है, रेशनल बन जा रहा है। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ज्यादा कुछ नहीं है, इसका बस इतना सा स्टेटमेंट है कि कोई भी नंबर है उसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, वो भी यूनिकली, है ना। तो इसका स्टेटमेंट अगर हम देखें, तो इसका स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, एवरी नंबर कैन बी written is product of प्राइम नंबर्स, वही हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। तो एवरी नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स यूनिकली, मतलब वो यूनिक भी होगा, है ना। जैसे अगर किसी ने मान लो 15 को 3 × 5 लिखा है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख दिया, 3 और 5 प्राइम। तो मैंने अगर ऐसा लिखा है तो कोई और बंदा इस भी इसको लिखेगा तो भी वो 3 × 5 ही लिखेगा, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता, ये यूनिक है। 3 × 5 इज द यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फॉर 15, ठीक है। तो कोई भी नंबर है हमारे पास n, तो उसको हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, p1 की पावर n1 इंटू p2 की पावर n2 इंटू डॉट 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 pk की पावर nk, ठीक है। प्राइम नंबर जहाँ पे p1 p2 सब प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब देखो एक नोट है, नोट ये है कि अगर कोई प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर कोई प्राइम नंबर है किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मान लो 2 है जो कि 25 को डिवाइड कर रहा है ना, सॉरी 25 को डिवाइड तो करता ही नहीं है, 16 को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 जो है 4 स्क्वायर को कर रहा है, तो 2 जो है वो 4 को भी करेगा, मतलब इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, मतलब स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट रूट पी इज इरेशनल नंबर्स वेयर, अब जैसे मैंने बोला कि एग्जाम में वो √5 दे देगा, √3 दे देगा, √7 दे देगा, √11 दे देगा, मैंने यहाँ पे जनरल रूट पी ले लिया। तो देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको शो करना है कि रूट पी इरेशनल है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसा ही आपको वहां पे एग्जाम में लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्टेप्स छोड़ दें, ठीक है। लेट रूट पी बी अ रेशनल नंबर, मान लिया कि रूट पी जो है रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन मान लिया मतलब हमने, है ना। तो अगर रूट पी रेशनल नंबर है तो ऑब्वियसली ये पी बाई क्यू टाइप का होगा, पी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है तो मैं ए बाई बी कर देता हूँ, है ना। देन वेयर, देखो ये सब कुछ चीज लिखना पड़ेगा भाई, एक एक चीज लिखनी पड़ेगी, वेयर बी इज नॉन जीरो, और मैं मान ले रहा हूँ कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो HCF ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 होगा। पहले ही मैं बोल चुका हूँ हमारे पास दो टाइप के मैंने चीजें दिखाई थी, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म और एक नॉर्मल फॉर्म, है ना। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी रूट पी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर पी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया,
ए स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ पी, है ना। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ पी, या फिर हम बोल सकते हैं P डिवाइड्स ए स्क्वायर। और जो मैंने नोट लिखवाया था कि अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, प्राइम नंबर है, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स ए, और अगर P ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब A इज इक्वल टू P इंटू के। मतलब अगर P ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ए P का मल्टीपल होगा। अब देखो यहां से इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर दें, तो ये बनेगा पी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर पी। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी के स्क्वायर, है ना। इधर लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी के स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ पी, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं पी डिवाइड्स बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर। या फिर हम बोल सकते हैं कि P डिवाइड्स B, दिस इंप्लाइज P इज अ फैक्टर ऑफ B, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं B इज इक्वल टू P, वहां पे K लिखा था, यहाँ पे कुछ भी लिखो, T लिख दो, है ना। मतलब दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स A एंड P डिवाइड्स B, दिस इंप्लाइज जो HCF होगा, है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा A और B का, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, मतलब जो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा किसको, जो डेफिनेशन थी हमारे पास, है ना, कि HCF ऑफ A कोमा B कितना है, 1 है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज our assumption in our assumption is wrong, है ना। अगर हमारा assumption wrong है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट P is an irrational number, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना था और हमने कर दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट रूट 5 प्लस 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो वही मान लेंगे वापस, क्या, लेट रूट 5 प्लस 2 इज एन इज अ रेशनल नंबर। इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रूट 5 प्लस 2 रेशनल नंबर है, तो रूट 5 प्लस 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, है ना। मतलब अगर रेशनल नंबर तो पी बाई क्यू टाइप का होगा, where q is non-zero and HCF of PQ is equal to 1, है ना। अब जैसे मैंने रूट p के लिए प्रूव किया था, रूट 5 के लिए प्रूव कर सकते हैं हम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 2। अब इधर ये जो पार्ट है, ये तो इरेशनल है ना, और ये जो पार्ट है ये रेशनल है, क्योंकि p बाई क्यू तो रेशनल है, रेशनल में से रेशनल माइनस करेंगे तो रेशनल ही आएगा। तो ये तो इरेशनल है, ये रेशनल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब
नॉट पॉसिबल। दिस implies √5 plus 2 is an irrational number। ठीक है, मतलब हमने उसको रेशनल माना तो ये दिक्कत आ गई ना, इसलिए √5 plus 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है ना एक्सपोनेंट पावर पे भी बन जाते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ हम देख लेते हैं जो नॉर्मल नॉर्मल से है। जैसे a इंटू, जैसे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है और डिवाइड करना है तो पावर माइनस हो जाएगी, पावर में पावर है तो पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है, किसी की पावर 0 करते हैं तो आंसर 1 आता है, किसी की पावर 1 की पावर कितनी भी बढ़ा लो तुम, हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर हमारे पास a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n है तो m इज इक्वल टू n होगा, बस a हमारे पास 0 और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये रूल तुमको याद होने चाहिए पूरे, है ना। एक्सपोनेंट पावर वाले रूल है, बहुत आसान है, क्योंकि क्लास 9th 8th में ही पढ़ लेते हैं, ये तो हम 7 से ही चालू रहता है बल्कि एक्सपोनेंट पावर तो इसके भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 4 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 198। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4 टू द पावर x माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 192। तो यहाँ से 4 टू द पावर x हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस, अब 4 टू द पावर माइनस 1 है तो इसको हम नीचे भेज देंगे, मतलब 1/4 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 192। तो ये 4 टू द पावर x ये कितना बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 192। अब इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, ये तो बन जाएगा 4 टू द पावर x माइनस 1, और 3 से 192 को डिवाइड कर दो, 192 को 3 से डिवाइड कर दो तो कितना बनेगा, 6 बार में तो 18 आ गया, 64 बनेगा। अब इधर 4 की पावर है, इधर भी 4 की पावर बना दो, तो 64 को हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो किसी की भी पावर 0 करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1, 1 प्लस 1/1 मतलब 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बहुत ही आसान, और मतलब बहुत ही, एक्सपोनेंशियल पावर तो बहुत आसान सा है, मतलब कुछ ज्यादा टफ चीजें आती नहीं है यहाँ से, है ना। अब देखो कुछ और क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस के लिए, मतलब मैंने ऐसे PYQs में से लिए थे, तो एक बार उनको भी देख लेते हैं हम, है ना। तो चलो कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए रखे हैं कि हम मतलब जब पूरा हो जाएगा हमारा चैप्टर तो हम इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लें। तो चलो हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे है कि -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 0 है, तो n क्या बनेगा। देखो -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 0 है। तो -1 टू द पावर n, अब -1 की पावर जब इवन होती है तो कितना आंसर आता है, 1 आता है। तो 1 इज इक्वल टू, मतलब 1 को जब माइनस इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब -1 की पावर n है, n क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली n क्या होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए, तभी तो -1 की पावर ओड होगा, तभी तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो n इज एनी ओड नंबर, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट a टू द पावर n व्हेन n इज नेचुरल नंबर। देखो अब a टू द पावर n है तो यूनिट प्लेस पे क्या क्या रह सकता। अब अच्छा, इसको हम 8 की पावर पहले, अच्छा n नेचुरल नंबर है तो 1 करके देख लेते हैं। तो 8 की पावर 1 कितना आएगा, 8 आएगा। 8 की पावर 2 कितना आएगा, 64 आएगा। 8 की पावर 3 कितना आएगा, 512 आएगा, है ना। ऐसे 8 की पावर 4 करेंगे तो 512 और इंटू 8 कर दो, 6 आएगा। मतलब यूनिट प्लेस पे यहाँ 6 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है। कौन सा नंबर जो नहीं आ रहा है, 0 कभी नहीं आएगा यूनिट प्लेस पे, है ना।
तो हमारा आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इफ x इज द LCM of 6 LCM of 4 6 8 and y is the LCM of 3 5 7 and p is the LCM of x y, then which of the following is true? देखो x क्या है, 4 6 8 का LCM है, तो 4 6 8 का LCM कितना हो जाएगा, 24, है ना। तो x की वैल्यू तो हो गई 24। 357 357 का LCM कितना हो जाएगा, ये LCM है ना। तो 357 का LCM हो जाएगा निकाल के देख लेते हैं, या 357 तीनों प्राइम नंबर है ना, तो 7 5 या 35 और 35 105, तो ये हमारे पास क्या है, y है। तो कौन सा रिलेशन ट्रू होगा ये हमको बताना है। देखो p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, p जो है x और y का एलसीएम है, तो 24 और 105 का एलसीएम कितना होगा, तो 24 को तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। और 105 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5 इंटू 7। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 इंटू 7। इसको भी सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 420। मतलब हमारे पास 24 और 105 का एलसीएम कितना है, 420 है। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो 420 लाना है हमको, तो क्या पहला ऑप्शन आ सकता है क्या, पहले ऑप्शन में 35 इंटू एक्स करना है, तो 35 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 24, क्या आ जाएगा क्या 420। तो मैं एक काम करता हूँ, फोन में करके देख लेता हूँ फटाफट से, आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 35 इंटू 24 840 आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं आएगा। अच्छा 4 इंटू वाई कर लेते देख लेते हैं, 105 इंटू 4, ये आ गया, इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन देखो, if HCF of 98 28 is m, LCM is n, then value of n minus 7m कितना होगा। तो 98 और 28 का 98 और 28 का HCF निकालो, है ना। तो पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले थे, फटाफट से गोली की रफ्तार से निकालो, है ना। तुम भी निकालो अपना अलग से, मैं भी निकाल रहा हूँ हमारा अलग से, ठीक है। तो 98 को पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आएगा, 98 और 28, है ना। 449 टाइम्स 7 का 7 7 1 जा 7, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4, 2 से करेंगे तो 7 7 से करेंगे तो 1। तो HCF तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिस्ट लिस्ट पाउडर है, 2 की पावर लिस्ट है यहाँ पे 2 और 7 की है 7, तो 7 2 जा 14, HCF तो 14 आ गया। एलसीएम में इनकी हाईएस्ट पावर उठानी होती है, तो देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 7 की पावर भी 2 है, तो 4 इंटू 49 मतलब 36 196 आ गया। तो मतलब एलसीएम तो हमारा 196 आ गया और एचसीएफ हमारा 14 आ गया। तो हमको निकालना क्या था, n माइनस 3m निकालना था, मतलब 196 माइनस 7 इंटू m हमारा 14 था, 14, तो 196 माइनस 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 9 98। तो 196 में से 98 माइनस कर लो, फटाफट से करो, 196 माइनस 98, 98 हमारा ऑप्शन आ जाएगा।
मतलब सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कैसे हम कर पा रहे हैं, मतलब एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है हर क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है ना। एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना है हर क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली इज। वही ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 70 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, मतलब हमारा नंबर क्या हो जाएगा एक्चुअली में 65 हो जाएगा। और 125 माइनस 8 तो 117, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ये मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मेरे पास इसका आंसर आना ही चाहिए, है ना। अगर तुम लोगों ने मतलब मैंने सिखाया है और तुम लोगों ने सीखा है तो ऑब्वियसली तुम लोगों से ये क्वेश्चन हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आंसर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 6 है ये, रीजन असर्शन और रीजन है। देखो असर्शन क्या बोल रहा है, फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स p एंड q HCF इज 1 एंड LCM इज p प्लस q। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? जैसे मान लो 2 और 5 है तो 2 और 5 का LCM तो 10 होता है, पर 2 और 5 का सम तो 7 ही होता है। जब किसने बोला है कि LCM जो होगा वो p प्लस q हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, मतलब असर्शन तो हमारे पास गलत है। रीजन की बात चल रही है कि एचसीएफ और एलसीएम का, तो रीजन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए तो फॉल्स एंड आर ट्रू, मतलब इसमें डी ऑप्शन आएगा हमारे पास, है ना, डी ऑप्शन। असर्शन तो फॉल्स है पर रीजन इज ट्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। अच्छा ऐसे क्वेश्चन भी आजकल बहुत बनने लगे, नंबर्स का रेशियो दे देगा और उनका क्या पूछ एचसीएफ दे दिया, एलसीएम पूछ लेगा, है ना। तो नंबर का रेशियो 4:5 है और उनका एचसीएफ 11 है। तो अगर मतलब जो हमारे पास क्या होता है, मान लो ये 4x और 5x नंबर्स है, तो 4 और 5 का एक्चुअली में एलसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जब भी ऐसे नंबर आते हैं जिनका एचसीएफ 1 आता है, तो जो एचसीएफ होता है ना वही हमारा x के इक्वल होता है, मतलब x हमारा क्या बन जाएगा एक्चुअली में 11 बन जाएगा, है ना। तो हमारे नंबर बन जाएंगे 44 एंड 55। इनका एलसीएम निकाल दो, 44 और 55 का एलसीएम, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 11 और इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 11। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में तो पूरा ही आ जाएगा एक्चुअली, तो 4 इंटू 5 इंटू 11, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 420, 11 इंटू 20, 11 टू 22, मतलब 220 हमारे पास आंसर आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और ऐसे भी आते हैं जिनमें क्या कहता है रेशियो दे देगा, एलसीएम दे देगा और एचसीएफ पूछ लेगा, तो जो x की वैल्यू निकल के आती है ना वही हमारे पास क्या होती है एक्चुअली में एचसीएफ होती है। तो यहाँ पे एचसीएफ ऑलरेडी दिया था तो x की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी आ गई, एलसीएम निकालना था, दोनों को x की वैल्यू पुट कर दी और मेरे पास आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, three sets of physics, chemistry, and mathematics books have to be stacked in such a way that all the books are stored same subject wise and the height of each stack is same। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, सिंपल सा एचसीएफ निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 नंबर हमको दिए हैं, 144, 180 एंड 192। तो सबसे पहले वही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 2 से करेंगे तो 7 2, फिर 2 से करेंगे तो 3 6, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। यहाँ पे पहले 2 से करेंगे तो 90, फिर 2 से करेंगे तो 45, फिर 3 से करेंगे तो 15, है ना। फिर 3 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे 1। यहाँ पे पहले 2 से करेंगे 9 टाइम्स और 6 टाइम 96, फिर 2 से करेंगे
2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 4, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, है ना, फिर 3 से करेंगे 1। हमको HCF निकालना है। HCF में क्या क्या करते हैं, हम लीस्ट पावर्स लेते हैं, लीस्ट पावर कम कम पावर। यहाँ पे 2 की पावर कितना है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर 2 ही है, यहाँ पे 2 की पावर बहुत सारी है, 2 की पावर 2 ले लेंगे हम, है ना। 3 की पावर 3 की पावर, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो 3 ले लेंगे और बाकी कुछ कॉमन है ही नहीं। तो हमारा HCF हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 12 हमारा HCF हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि बताओ डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। देखो फिजिक्स के लिए क्या हो जाएगा, फिजिक्स के लिए तो भाई जितनी जितनी एक स्टैक में बुक्स रख सकते हैं, एक स्टैक में कितने बुक्स रख सकते हैं, जितना उनका HCF है, मतलब 12 बुक्स रख सकते हैं। और बुक्स है कितनी, फिजिक्स की बुक्स कितनी है 144, तो 144 डिवाइडेड बाय 12, जो भी हमारा आंसर आएगा। ऐसे ही केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री की कितनी बुक है 180, तो 180 अपॉन 12। ऐसे मैथ के लिए निकाल लेंगे तो 192 अपॉन 12, है ना। अब ये डिवाइड करने वाला काम तुम लोग कर लेना है प्लीज, है ना। और देखो ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा क्वेश्चन अब आ गया है तो अब आगे नहीं आएगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और तुम लोगों को करना है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ हमको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए और HCF निकालना आना चाहिए। अगला देखो, लेट P Q एंड R, देखो ये भी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। Let P, Q and R be three distinct prime numbers. Check whether P, Q, R plus Q is composite or not, and further give an example of three distinct prime numbers. ठीक है, such that P, Q, R plus 1 is composite and देखो एक काम करते हैं, P is equal to ले लो 2, Q is equal to ले लो 3 and R is equal to ले लो 5, है ना। तो चेक करना है P, Q, R। तो देखो P इंटू Q इंटू R प्लस Q, यहाँ से Q कॉमन ले लो तो ये बनेगा PR प्लस 1। तो इसका एक मल्टीपल क्या हो गया, Q हो गया। तो यहाँ पे एक 1 तो मल्टीपल होता ही है नंबर का, और एक ये नंबर खुद भी इसका मल्टीपल है, और एक मल्टीपल और आ गया Q। That's why it has three factors. It has three factors. So it is a composite number. अब पहले वाले में बोला है कि P Q R प्लस 1 इज कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर होना चाहिए। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31, विच इज, अच्छा ये सेकंड एग्जांपल बन जाएगा, है ना। 31 आ रहा है तो एक प्राइम नंबर हो गया। और पहले के लिए हम कोई और ले लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 11 ले लेते हैं प्लस 1, तो 11 3 जा 33, 33 2 जा 66, 67, है ना। 67 नहीं बनेगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, 11 5 जा 55, 55 2 जा 110, 110 प्लस 1, तो 1, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो आई होप यार आपको मतलब सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा, और इससे ज़्यादा नहीं इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत, मतलब मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन में करवा दिए हैं जितने भी टाइप के यहाँ पे बन सकते हैं। तो आप अगर मतलब कहीं पे डाउट है तो इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कहीं पे डाउट है तो कमेंट में डाल सकते हैं, और मैं अब आगे जो वीडियो डालूंगा वो पॉलिनोमियल पे डालूंगा, क्वाड्रेटिक पे डालूंगा, ऐसे सारे चैप्टर्स पे वीडियो में एक डाल दूंगा, वन शॉट वीडियो बिल्कुल
क्लीन एंड कट, बिल्कुल शॉर्ट, बहुत ही मिनिमम क्वेश्चंस मैं उसमें ऐड करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस ही उसमें मैं ऐड करने वाला हूँ, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।